हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस में। और आज आपका चैप्टर है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो उत्तर और पश्चिम भारत तक था। लेकिन जब हर्षवर्धन मर जाते हैं तो उनके बाद कोई उत्तर भारत में कोई भी विशाल साम्राज्य का उदय नहीं हो पाता है। और उत्तर पश्चिम भारत में केवल छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है और दक्षिण भारत में भी राजवंशों का उदय होता है। लेकिन ये सभी राजवंश जो होते हैं छोटे छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। पूरे भारत स्तर पर कोई भी साम्राज्य का उदय नहीं होता। वो इसी क्रम में जो हम जानते हैं कि जो उत्तर पश्चिम भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है और इन राजवंशों का जो संचालन करते हैं वो राजपूत शासक करते हैं। तो राजपूत शासकों को जो शासन चलाते हैं तो इनके बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि इनकी राजपूत कहाँ से आए। क्योंकि बहुत इनके बारे में बहुत सारे मत हैं। कुछ विदेशी इतिहासकार हैं, कोई भारतीय इतिहासकार हैं, तो सबके अलग अलग मत हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई राजपूतों की। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो विदेशी इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, इन स्मिथ जो विदेशी इतिहासकार हैं, जो इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। लगभग हर साम्राज्य के बारे में ज़्यादातर जानकारी इन्होंने दी है। तो स्मिथ के अनुसार इनका मानना था कि जो राजपूत जो थे वो शक व कुषाण जाति के थे। जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि शक और कुषाण मध्य एशिया से आने वाली वो आक्रमणकारी जनजातियाँ थी जो भारतीय शासकों पर युद्ध करती रहती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये युद्ध करते रहते थे और ये भारत में रुक गए और यहाँ के लोगों के साथ के घुल मिल गए और ये यहीं रहने लगे। इनका मानना था कि जो ये विदेशी जातियाँ मानते थे राजपूतों को, और कि राजपूत क्या हैं, ये विदेशी जातियाँ हैं, ये बाहर से आई हुई जातियाँ हैं। और इन्हीं के साथ थे कर्नल जेम्स टोड। उनका मानना था कि ये सीखन जनजाति मतलब जो हूण जनजाति हैं, हूण जनजातियों से ही राजपूतों का उदय हुआ। ये विदेशी इतिहासकार थे। तो इन जो भारतीय इतिहासकार थे तो वो मानते थे कि ये विदेशी इतिहासकार हैं तो ये तो राजपूतों को विदेशी ही बताएंगे। मतलब उन्होंने इनका पक्षपातपूर्ण रवैया बताया। इसके बाद आते हैं जो अग्निकुंड का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये राजपूतों की उत्पत्ति का। तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो अग्निकुंड सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो है इस सिद्धांत को देते हैं चंद्रप्रदायी, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते हैं। और उन्होंने पुस्तक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, आपने कई बार सवाल भी आया होगा एग्जाम में आपके, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, वो चंद्रप्रदायी ने लिखी। तो ये बताते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो एक अग्निकुंड से हुई है। तो ये अग्निकुंड का जो सिद्धांत देते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा सुना जाता है अग्निकुंड का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अग्निकुंड का सिद्धांत देते हैं। तो अग्निकुंड के सिद्धांत में बताते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। और इस अग्निकुंड के बारे में बताया जाता है कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा था तो उस समय क्या हुआ, जो ऋषि वशिष्ठ थे वो माउंट आबू पर्वत पर जाते हैं और माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ करते हैं। और इस यज्ञ में करते हैं तो कामना करते हैं कि इन दुश्मनों का विनाश करने के लिए किसी अवतार को जन्म होना चाहिए। तो इसी क्रम में क्या राजपूतों का उत्पन्न होता है अग्निकुंड से। इनका मानना था कि इनका ये क्योंकि उनके दरबार में रहते थे पृथ्वीराज तृतीय, जो कि उसके चौहान वंश के अंतिम शासक थे, तो उनके दरबार में रहते थे। उनकी प्रशंसा में इन्होंने ये चीज़ें बताई। इसके लिए भी विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि ये काल्पनिक है, और क्योंकि ये उनके दरबार में रहते थे तो उन्हें खुश करने के लिए इन्होंने काल्पनिक चीज़ें बताई। विदेशी इतिहासकार इसे काल्पनिक कह करके नकार देते हैं कि ये तो एक काल्पनिक सिद्धांत है। लेकिन जो हमारे होते हैं चंद्रप्रदायी, इन्होंने बताया अपने उसी जो अग्निकुंड के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि राजपूतों के 36 गोत्र थे। मतलब राजपूत जो 36 जातियों में थे, 36 गोत्र बताया इनके अनुसार। और उनके अनुसार ही बताया कि 36 गोत्र जो थे उनमें थे सूर्यवंशी जो कि 10 हैं, चंद्रवंशी जो कि 10 हैं, सूर्यवंशी 10 हो गए और चंद्रवंशी 10 हो गए ये वाले। और अग्निवंश जो अग्निकुंड से हुए, ये अग्नि वाले हैं जो अग्निकुंड से हुए। और फिर ऋषि ये हुए जो इस तरह से ये टोटल हो गए 36, जो कि
चंद्रवरदाई ने बताई थी कि 36 गोत्र होते हैं राजपूतों के, तो उसके अनुसार ये 36 हो गए टोटल संख्या। और इन्हीं जो चार जो उन्होंने दिए अग्निकुंड के चार, तो उनके लिए जानने के लिए हम पहले इनके बारे में, ये है ना हमारे क्षेत्र विस्तार में जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये चौहान, ये जो चार सबसे मुख्य राजपूत वंश के नाम में आते हैं। चौहान वंश जो कि राजस्थान के अजमेर में इनका शासन था, अजमेर इनकी राजधानी थी। और ये वासुदेव इस वंश के संस्थापक थे। और इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, जो तराइन के द्वितीय उदोता है। मैं आगे आपको बताऊंगा 1192 में मोहम्मद गौरी से और ये आ जाते हैं। और क्योंकि दिल्ली इनके नाना की होती है, जो 732 ईस्वी में दिल्ली का निर्माण करवाया था। तो वो दिल्ली भी नहीं की हो जाती क्योंकि इनके मामा नहीं होते, तो दिल्ली भी नहीं की हो जाती है। ये आता है फिर हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। जो गुर्जर प्रतिहार वंश जो होता है दक्षिण गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है ये, जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार रहते हैं। गढ़वाल वंश, ये जो गढ़वाल वंश है इसके संस्थापक होते हैं चंद्रदेव, और आखिरी होते हैं इसके जयचंद। और परमार वंश जो पंद्राज इसके संस्थापक होते हैं। तो ये चार जो अग्निकुंड वाले हैं, जो इनके वो दिए थे अग्निकुंड के जो चार बताए थे ना राजपूत गोत्र, वे चार ये वाले हैं। इसके बाद आते हैं कि जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, मैंने आपको बताया कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी 10-10 जो दिए हैं ये गोत्रों में से। तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो जानकारी मिलती है हमें चित्तौड़ का शिलालेख और अंकलेश्वर के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि जो राजपूतों का उदय हुआ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रूप में हुआ है। राजपूतों का उदय इन्हीं को जो हमारे मनुस्मृति जो ग्रंथ है और ऋग्वेद में इन्हें वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक गौरी शंकर हीराचंद होते हैं, उनके अनुसार जो होते हैं ये प्राचीन क्षत्रियों के वंशज होते हैं। प्राचीन क्षत्रियों के वंशज मतलब है कि जो आर्य थे उन्हीं के वंशज थे। आर्य थे वही आगे चल करके राजपूत बन गए। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए। तो इन सब के बारे में कहा जाता है, विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि ये अपनी जाति से बताते हैं, क्योंकि ये जाति से ग्रस्त होते हैं। ये विदेशी इतिहासकारों को कहते हैं कि वो अपने विदेशों की बताते हैं क्योंकि वे विदेशी होते हैं। तो मतलब इनमें विभिन्न मत माने गए राजपूतों की उत्पत्ति के लिए। इतिहासकारों में कोई एक मत नहीं है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग व्याख्या करते हैं इनकी उत्पत्ति की, कि इनकी उत्पत्ति वहाँ से हुई, इनकी उत्पत्ति वहाँ से हुई। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में हम पढ़ना चाहेंगे कि क्षेत्र विस्तार में अगर देखें तो हम देखते हैं कि जो चौहान वंश होता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो चार ये वंश अग्निवंश, चौहान वंश जो होता है इसके जो होते हैं चौहान वंश के, इस वंश से संस्थापक के रूप में वासुदेव को जानते हैं। वासुदेव को इस वंश से संस्थापक के रूप में जानते हैं। इस वंश के अंतिम शासक होते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के तराइन के युद्ध में उनकी हत्या हो जाती है और इस वंश का समाप्ति हो जाती है। और ये दिल्ली का क्षेत्र भी इनके नाना का होता है, तो ये दिल्ली का क्षेत्र भी इन्हीं का हो जाता है, क्योंकि दिल्ली इनके तोमरों ने दिल्ली की स्थापना की थी। और दिल्ली का 736 ईस्वी में ढिल्लिगा के नाम से हुई थी, दिल्ली की स्थापना ढिल्लिगा के नाम से। और जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो ये हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो गुजरात और दक्षिण गुजरात और राजस्थान के पास का क्षेत्र है, इसका जो होता है नागभट्ट प्रथम इस वंश की स्थापना करता है। और मिहिर वो जो होता है एक शासक, जो इस वंश को सबसे शक्तिशाली शासक होता है, मिहिर वंश। जब मैं आगे आपको राजपूतों के शासन को पढ़ाऊँगा तो उनके बारे में, इन सब के बारे में तुम्हें विस्तार से चर्चा करूँगा, इन सब के बारे में। फिर आता हमारा गढ़वाल वंश। ये गढ़वाल वंश है, ये इसकी स्थापना की थी गढ़वाल वंश की चंद्रदेव ने। गढ़वाल राठौर वंश, चंद्रदेव ने इसकी स्थापना की थी। और जो भारत का जो कन्नौज का क्षेत्र है, जो कन्नौज जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है ना, वहाँ तक इनका शासन था। चौहान वंश का था राजस्थान के अजमेर से लेकर दिल्ली तक। गुर्जर प्रतिहार का जो शासन था वो था गुजरात और दक्षिण राजस्थान। इस तरह से इनका शासन जो था उत्तर और पश्चिम भारत तक था। और परमार वंश, ये परमार वंश है ना, ये परमार वंश जो मालवा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इनका शासन वहाँ था। और इनकी जो राजधानी थी वो थी धारनगरी जो थी इनकी राजधानी थी।
तो परमार वंश है, इस वंश के संस्थापक के रूप में हम उपेंद्र राज को जानते हैं। इस वंश के संस्थापक के रूप में हम उपेंद्र राज को जानते हैं। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक और प्रमुख शासक के रूप में हम भोज को जानते हैं। जो भोज थे इस वंश के सबसे शक्तिशाली। और ये जो हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश जो मैंने दूसरे नंबर पर आपको पढ़ाया था, ये वाला, तो इसमें इनके बाद जब गुर्जर प्रतिहार के बाद जब इनका अंत होने लगता है तो चालुक्य और सोलंकी वंश जो होता है, चालुक्य और सोलंकी वंश आता है। तो चालुक्य वंश के संस्थापक के रूप में मूलराज प्रथम को जानते हैं, मूलराज प्रथम के रूप में जानते हैं। तो प्रमुख राजवंशों में अब आते हैं हम प्रमुख राजपूत वंश। तो प्रमुख राजपूत वंश में गुर्जर प्रतिहार वंश यानी पढ़ा चुका हूँ मैं, चौहान वंश की बता। तो इस तरह से जो हमारे ये जो था चालुक्य, चंदेल जो था इस वंश के संस्थापक थे नन्नुक। ये बुंदेलखंड का इलाका है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड के इलाका क्षेत्र है ना, तो वो आता है। तो इसकी कितनी नन्नुक थे इसके। हम आते हैं सिसोदिया वंश। ये जो मेवाड़, राजस्थान में मेवाड़ है जो आज भी है, वहाँ पर मेवाड़ का ये जो क्षेत्र है वहाँ पर सिसोदिया वंश का शासन था। वहाँ पर किसका था? सिसोदिया वंश का शासन था। और गढ़वाल वंश जो था ये हमारे कन्नौज तक था। और एक वाक्य बताता हूँ आपको, या आगे भी आपको बता दूंगा, चलो एक बार बता देता हूँ। जो पृथ्वीराज चौहान थे और जो गढ़वाल वंश के शासक थे एक जयचंद, इनके आपस में बनती नहीं थी। और वैसे भी जो राजपूत जो राजवंश थे इनके आपस में बनती नहीं थी। यही कारण था कि जो विदेशी आक्रमणकारी आए और आसानी से इन लोगों को हरा दिया गया। और यहाँ पर जो जैसे देखते हैं हम कि 712 में महमूद गजनवी आते हैं, फिर गौरी आते हैं। इस तरह से जो इस्लाम साम्राज्य की स्थापना भारत में हो जाती है। फिर आगे चल करके गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है और फिर चलता चला जाता है ये क्रम तक। तो जो गढ़वाल वंश के शासक होते हैं ना ये जयचंद, तो इनकी पुत्री होती है संयोगिता। तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बताया जाता है कि उनका कुछ चल रहा था। तो जो उनका स्वयंवर होता रहता है, तो स्वयंवर से पहले ही जो पृथ्वीराज चौहान है इनकी पुत्री संयोगिता को उठा कर ले जाते हैं। तो इसलिए जो कन्नौज और जो अजमेर है, जो हमारे चौहान वंश का शासन जहाँ चलता था, तो इन दोनों के आपस में हमेशा बनती नहीं थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पहले मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है 1192 के तराइन युद्ध में। और फिर 1194 के तराइन युद्ध, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी जो अपने विजय क्रम को आगे बढ़ाते हुए चंदावर के युद्ध में जो हमारे जयचंद हैं जो कन्नौज के शासक थे उसे हरा देता है। और इस तरह से मोहम्मद गोरी का दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक कि कन्नौज पर भी शासन हो गया था। तो इन चीज़ के बारे में और आगे आपको अगले जो हमारा हुआ है लेक्चर, उसमें तुम्हें विस्तार से इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स।